Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we'll discuss 23rd अगस्त करंट अफेयर्स। और सबसे पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करेंगे कि देखिए ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म्स बहुत भरते हैं, लेकिन लगभग आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग आर नियरली सेम। तो यहाँ पर फॉर्म्स बहुत आते हैं लेकिन एक्चुअल में अपीयरेंस कम होता है। हाफ स्टूडेंट्स ओनली, हाफ ऑफ द स्टूडेंट केम टू प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिलेमा है, पेपर अटेम्प्ट करें ना करें। देखिए यदि आप पहली बार कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप काफ़ी हद तक उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो जितना अर्ली अटेम्प्ट दें उसे ज़रूर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम इन केस यदि आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आप एक सीरियस प्रिपरेशन को लेकर आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, यू विल ऑलवेज डेफर, आप लोग हमेशा डेफर करेंगे, डिले करेंगे, नहीं अगले साल दे देंगे, नहीं अगले साल। सो दिस इज नॉट द सिनेरियो, ऐसा मत कीजिए। अपियर दिस ईयर ओनली, हमेशा आप अपियर होइए। फिर फाइनली देखिए मेंस में क्या होता है। मेंस में जब आप लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लगभग 13,366, 10,448, 468, 10,468, और यहाँ पर फिर इंटरव्यू कॉल्स एंड फाइनली इतनी वैकेंसीज, फाइनल वैकेंसीज जो थी वो इतनी थी, है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड वो कई बार ज़्यादा किए गए तो उनको हटाया गया वगैरह, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं बोर्ड के पास। तो ये सब जो है सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, कितने लोग अपीयर होते हैं, क्या सिनेरियो है, ताकि आपको एक रियल जो है पोजीशन क्लियर हो जाए। और इवन 50% ऑफ द मार्क्स पे टॉपर्स आ जाते हैं, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एफिशिएंटली आपको आंसर्स वहाँ पर लिखने होंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं पावर प्ले। पावर प्ले किस पर आया है भाई? बहुत से चीफ मिनिस्टर, बहुत से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स इत्यादि। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, है ना, एनडीए, तो इन्होंने जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया है विच प्रपोज मोर प्राइवेट प्लेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं राजस्थान का, तो राजस्थान में मेनली जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम्स हैं, है ना, प्रोमिनेंटली दीज टू आर जोधपुर एंड जयपुर। अब ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ जाएं, जो डिस्कॉम, डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब लाना चाहते हैं। ऐसा करने में बहुत सारा नुकसान होगा, एस्पेशली सोसाइटल और पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल के लिए बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अपोजिशन पार्टीज एंड सेवरल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, उन्होंने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है दैट इज नॉट वेरी गुड इन एज इंटेंट, इसकी जो मंशा है वो इतनी अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लेड टू थर्मल जनरेशन गेटिंग डी लाइसेंस, तो थर्मल जनरेशन जो था इनको डी लाइसेंस कर दिया गया एंड स्टेट अनबंडलिंग द वर्टिकल इंटीग्रेटेड, और यहाँ पर स्टेट्स के पास में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने, जैसे मैं आपको बताया जयपुर, जोधपुर, जनरेशन कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो वहाँ पर क्या हुआ, थर्मल पावर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम नहीं कर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, बोर्ड्स लेकर आए, डिस्कॉम्स लेकर आए, राइट। इसके बाद क्या होता है, दो द आइडिया इज टू प्रमोट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। अब देखिए ये तो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, यहां पर व्हाट प्रॉम्प्टेड द सेंटर टू प्रपोज चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आया है, ये जो बिल आया है, ये क्यों प्रपोज किया गया है, तो पहले तो हमें बैकग्राउंड का सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया। दो द आइडिया इज टू प्रमोट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, ये आइडिया इसलिए है, जैसे कई बार आप देख रहे होंगे रेलवेज में क्या हो रहा है, रेलवेज में बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स, स्पेशली अंबानीज, अडानीज एंड अदर, वो पर्टिकुलर, और भी बहुत से लोग पर्टिकुलर एक ट्रैक, जैसे दिल्ली लखनऊ का ट्रैक बहुत फायदेमंद है, उसको ले लिया, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल एरिया होते हैं उसी को लेते हैं। और इसके कारण क्या होगा, तो बाकी मान लीजिए जो डिस्कॉम्स रूरल एरियाज वाले हैं उनको वो प्रेफर नहीं करेंगे,
मतलब बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर हो जाएंगे तो रूरल एरियाज वालों को प्रेफर नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो गैप होता है, राइट, रीजनल डिवाइड यहां पर देखने को मिल सकता है। डिस्कॉम्स प्राइवेट वही लेंगे प्लेयर्स जहां से उनको प्रॉफिट, वेयर दे कैन मिंट मनी। सो द डिस्कॉम हैव बाय एंड लार्ज रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो यहां पर जो डिस्कॉम है, जैसे मैं आपको जयपुर और जोधपुर की बता रहा हूं, ये बाय एंड लार्ज स्टेट के कंट्रोल में होती है। जून 2021 के अंत तक डिस्कॉम ओड ओवर 90,000 करोड़ टू पावर प्रोड्यूसर। जो ये थर्मल जनरेशन पावर प्लांट है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप जो पावर प्लांट है वो जीत गए हैं केस, और अब डिस्कॉम को और भी ज्यादा पैसा देना, फाइनली वो गवर्नमेंट ही देगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लमसम करके। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आप जो है बिलिंग कर रहे हैं एटसेट्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द डिस्कॉम सैडल विद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर बहुत से जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो गवर्नमेंट के सामने देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर एंड रेगुलेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कंबाइंड एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी समस्या है, लंबे समय से चल रही अंडर इन्वेस्टमेंट, और जिसके कारण क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बेल आउट किसको करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को। तो लाइन लूजेस एंड इश्यूज इन बिलिंग, मीटरिंग, कलेक्शन, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, और इसीलिए क्या है, प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर उतारना चाह रहे हैं। अब आपको पता है किसी भी फील्ड में प्राइवेट प्लेयर आएंगे, बहुत अलग तरह का सिनेरियो मतलब चेंज, परिवर्तित होता है। सो एंश्योर कंज्यूमर, तो कॉन्टोर्स क्या क्या हैं, तो यहां पर ध्यान रखना होगा, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एनहांस सस्टेनेबिलिटी ऑफ पावर सेक्टर एंड प्रमोट ग्रीन पावर। यदि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन पावर को, ईज ऑफ डूइंग और कंज्यूमर सेंट्रिक। द ड्राफ्ट विल कवर नियरली डजन्स एरिया सच एज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइज एंड सब लाइसेंस, सब्सिडी, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें बहुत से डजन्स ऑफ जो बातें हैं उसको एड ऑन किया गया। इन सभी रेमेडीज जो ये सॉल्यूशन दिए गए हैं, प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ डीबीटी ऑफ सब्सिडीज, रिडक्शन ऑफ क्रॉस सब्सिडीज, रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब लाइसेंस विद रेगुलेटर्स नोड का मतलब यस कहना, द अडॉप्शन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। तो ये सभी इस बिल में शामिल है, मतलब मल्टी डायमेंशनल बिल को बनाया गया है। द प्रपोज्ड डी लाइसेंसिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज अनर्व्ड मैनी स्टेट्स, बहुत से राज्यों को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया है, और वो जो है परेशान हुए हैं इस बिल को लेकर। ये जो डी लाइसेंसिंग है, प्रपोज डी लाइसेंसिंग, और भी ज्यादा डी लाइसेंसिंग की जाएगी, अब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। द स्टेट फील दैट द ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड फ्रेंचाइज वुड ओनली लीड टू चेरी पिकिंग ऑफ रेम्यूनरेटिव एरियाज। चेरी पिकिंग का मतलब जहां पर चेरी है, जहां पर फायदा है, उस एरिया को ये प्राइवेट प्लेयर अपना कंट्रोल काबू करने की कोशिश करेंगे या फिर वहां पर अप्रोच करेंगे। बाय देम लीविंग इट द स्टेट डिस्कॉम टू सर्व सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन एंड रूरल एरियाज। और यहां पर देखिए सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशंस वो नहीं मानते, प्राइवेट प्लेयर्स को तो अपना मुनाफा बेनिफिट दिखाई देता है, तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं वो उनको पूरी तरह से छोड़ देंगे। सो ये एक बहुत बड़ा सोशल गैप यहां पर देखने को मिलेगा। दिस दे फील विल लीड टू स्टेट इनकरिंग मैसिव लॉसेस। और उसके बाद क्या होगा, अब आप सोच लीजिए, इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट प्लेसेस तो प्राइवेट प्लेयर्स ले लेंगे, मजबूरन जो सबसे कम रेवेन्यू वाले एरियाज है वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये लोग डेवलपिंग वाली स्टेज से अंडर डेवलपिंग में जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है एक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो बीइंग अपोज्ड बाय मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड फार्मर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विल डू अवे विद द हेवीली सब्सिडाइज्ड एंड फ्री पावर सप्लाई टू द फार्म सेक्टर। अब मान लीजिए फार्म सेक्टर में
जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो वो तो गवर्नमेंट के रूल्स या फिर जो जिस एरिया को ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा करना, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे फार्म सेक्शन जो हैविली सब्सिडीज की आवश्यकता है, फ्री पावर सप्लाई, यहाँ पर बहुत से नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि प्राइवेट प्लेयर्स डिक्टेट कर रहे होंगे। तो ये सब जो है एक अपोजिशन का कारण बना हुआ है। द ड्राफ्ट बिल इज ऑल्सो बीइंग अपोज्ड बाय मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड फार्मर ऑन द ग्राउंड ऑफ डीबीटी विल डू अवे हेवीली सब्सिडाइज ना। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। आई थिंक ये 2 बार लिख दिया गया, राइट, वंस, ओके, ठीक है। इफ द सेंटर एंड द स्टेट कैन अराइव एट बोर्ड कंसेंसस at least 2 crucial areas of direct benefit transfer, giving space for private distribution companies and franchisees, and proposed amendment can be the game changer of the power sector according to the expert का ये कहना है कि एक बहुत अच्छा सुझाव है ये जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है। अपने आप में जो पावर सेक्टर लंबे समय से नुकसान में चल रहा है, यहाँ पर यदि केंद्र और राज्य यदि सहमति पर आ गए, एटलीस्ट 2 क्रूशियल एरियाज, उसमें से एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो हैं, एंड गिविंग स्पेस फॉर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी। तो इससे फायदा भी है, नो डाउट फायदा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जानते हैं किस प्रकार से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बनाना, किस प्रकार से फेवरेबल बनाना, और कभी भी वो नुकसान में नहीं रहेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स ने हमेशा जो है एक मुनाफा दिया है मैक्सिमम केसेस में, तो ये एक बेनिफिशियल स्टेप है। लेकिन यहाँ पर जो फेथ है गवर्नमेंट पर वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमने पूरे डिटेल में ये बात की थी, ब्रेकिंग ऑफ लॉकजाम, हैंडलिंग ओवर द बैटन। तो ये पूरी तरह से जो अभी हाल ही में 9 जजेस के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका पूरा डिटेल में बात एक बार फिर बताया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो ये तीनों जजेस केसेस आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, राइट। और इसके अलावा प्रोसीजर हम लोगों ने ऑलरेडी, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, ये कैसे इवोल्यूट हुआ, ये जो प्रोसीजर है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। यहाँ पर आपको कुछ और आर्टिकल्स जैसे 217, आर्टिकल 124 ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया इनको, राइट। तो आप इनको डिटेल में जरूर पढ़िए। और इस कॉलेजियम सिस्टम का क्यों क्रिटिसिज्म होता है, ओपेकनेस कम है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद की बहुत संभावना है, कई तरह की पब्लिक कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली हैं। ओवरटुक सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट, तो वो साइडलाइन हो गए जो बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता था काम, और भी अच्छे जजेस आ सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर इत्यादि को यहाँ पर डिक्टेट किया गया है, आप इसे जरूर कवर करिए ताकि आपका जो हमने प्रीवियस डे में जो क्लास देखी है ये और भी ज़्यादा सॉलिडिफाइड होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्ञान शक्ति पर। हाल ही में डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में एक ऑब्जेक्टिव बनाया था टू क्रिएटिंग ग्रेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ग्रेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम। जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो गवर्नमेंट प्लेयर हैं, तो वो आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत काम करें, और कोई भी नया जो इक्विपमेंट, आर्मामेंट कुछ भी बनाते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो। तो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल क्वालिटी एश्योरेंस हैज बीन एंट्रस्टेड with responsibility of coordinating and implementing the program। तो यहाँ पर DGQA ने एंट्रस्ट किया कि भाई इसको कोऑर्डिनेट किया जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके तहत क्या होता है, क्वालिटी को एश्योर किया जाएगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस कवर एंटायर रेंज ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशंस, इक्विपमेंट्स, स्टोर, सप्लाईज, आर्म्ड फोर्सेस, उन सभी पर। ऐसा ना हो कि किसी और के प्रॉपर्टी राइट, और हम जो बना रहे हैं वो दुनिया के किसी और देश का कोई और डिफेंस इस प्रकार के कॉपीड इंस्ट्रूमेंट ना बना पाए। सो इसका उद्देश्य क्या है,
it is to achieve the goal of self-reliance in defense sector, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जनरेट करना इंडिया एंड मार्क द डिपार्चर फ्रॉम द कल्चर ऑफ सीकिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। और ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप देखते हैं कि जैसे हमने बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हमने मिसाइल्स ली हैं, तो वो अपने आप में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या है, एक ये पूरी तरह से क्या होता है लिखित में कि इनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो भारत के साथ क्लैश नहीं होंगे। कल को जिस देश से हमने टीओटी किया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो देश कभी क्लेम ना करे। इस प्रकार की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये जरूर याद रखना, अ मिशन टू नर्चर एंड एनकरेज। नर्चर का मतलब नर्चर करना, मतलब किसी चीज को जैसे हम लोग चाइल्ड नर्चरिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, तो एनकरेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पता तो हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, बहुत से ऐसे क्लॉजेज हैं इसके अंदर, उनको सबको जानना। काउंसलिंग एंड एडवाइजरी फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। आईपीआर फाइलिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, आईपीआर कैसे फाइल होता है, रिलेटेड सर्विसेज क्या है। सपोर्ट सिस्टम टू डीपीएसयूएस एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। पैनल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी एंड कंसल्टेशन। आईपी न्यूज ट्रैकर फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट। तो ये है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, है ना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और आप ये बता दीजिए, हाल ही में हमने एक और मिशन पढ़ा था, मिशन गति। मिशन गति क्या था बताइए, व्हाट इज इट, मिशन गति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के लिए, और हम लोग कुछ अन्य टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके सामने आ रहा है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, अब वो भी हंगामा करते हैं, तो वो जो मिसकंडक्ट करते हैं उनको किस प्रकार से पनिश किया जाता है। तो हाल ही में ऐसे बहुत से केसेस आए जहां पर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज रिपोर्टेडली कंटेम्पलेटिंग एक्शन। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार कर रहे हैं, एक्शन ले एमपीज के ऊपर। ही थिंक्स हु इन्वॉल्व इन द फ्रैकस इन हाउस। फ्रैकस का मतलब होता है जो अराजकता मचा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, और है ना, शोरगुल वाला माहौल कर दिया है। तो इसके लिए वो सोच रहे हैं कि कुछ स्टेप लिए जाएं। तो प्रोविजन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट जो है वो राज्यसभा की ही। देखिए, राज्यसभा लोकसभा के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कि कैसे वो चलेंगे। तो उसका जो रूल 256 है वो स्पेसिफाई करता है कि किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट होता है डिसरिगार्डिंग द ऑथोरिटी ऑफ चेयर, जो चेयरमैन है या और कोई भी बैठे हैं, abusing the rule of council by persistently willfully obstructing the business thereof, जानबूझकर बिजनेस मतलब जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकना। however the power to suspend a matter is vested in house not in chairman। तो हाउस अपने साथ मतलब मिलकर एक फैसला लेते हैं और उसके आधार पर क्या होता है, उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है। अंडर द रूल द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब मान लीजिए 2 ही साल अभी राज्यसभा में आए हुआ है, और कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में कितने साल के लिए रहता है, 6 ईयर्स के लिए। तो मान लीजिए मानसून सेशन चल रहा है और उसमें उन्होंने जो 5th डे है उस पर कोई इवेंट की इस तरह की हरकत की, तो उस केस में मानसून सत्र से उन्हें क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे विंटर सेशन आता है तो वो फिर से अलाउड हो जाएंगे। तो ये केवल सेशन तक ही, एक पर्टिकुलर सेशन तक ही। सस्पेंशन का मैक्सिमम पीरियड क्या है, रिमाइंडर ऑफ द सेशन। बाय कन्वेंशन अ सस्पेंडेड मेंबर लूज हिज राइट्स टू गेट रिप्लाईज हिज क्वेश्चंस। और मतलब यदि उस मेंबर ने कोई क्वेश्चंस पूछे उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एक कोई भी एमपी जो है वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न अलग अलग मिनिस्ट्री के व्यक्ति से पूछ सकता है, जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग है ना मिनिस्ट्री में। Thus the suspension from the service of house is regarded as a serious punishment, but surprisingly the rule do not spell out disability of suspended member।
तो ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल ही कर देगा, ऐसा नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए होता है, पर्टिकुलर उस सेशन के लिए। These are imposed on them as per the convention और precedent, जैसा चला आ रहा है, कार्रवाई पहले से होती है, उस आधार पर ये होता है। Suspension of remainder of session makes sense only when suspended immediately after the misconductor has been noticed by chair। तो जैसे ही नोटिस किया जाता है उसे रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। द रूल ऑफ द हाउस डू नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट ऑन इट्स मेंबर अदर देन सस्पेंशन फॉर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन, मतलब डिसऑर्डर नहीं कर रहा है तो फिर सस्पेंशन का कोई वो नहीं बनता है ना। मिसकंडक्ट आउटसाइड द हाउस, यदि कोई एमपी मिसकंडक्ट कर रहा है हाउस के बाहर, विच कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, यूजुअली प्रिविलेज कमेटी। तो देखिए सदन के अंदर हंगामा करना, सदन के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई बात कह रहा है तो ऐसा नहीं होगा एक एमपी ने कुछ बोला और अपोजिशन वाले लीडर ने मान लीजिए और करंट गवर्नमेंट वाली पार्टी उसको कुछ बोला, तो ऐसा नहीं होगा कि इन्हें जो है कोर्ट केस चले या कुछ भी चलेगा। ना ही ये व्यक्ति जिनके ऊपर ऐसा बोला गया है ये मानहानि का केस, डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये तो बिजनेस का पार्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर कर रहा है, हाउस के बाहर कर रहा है, तो फिर वहां पर एक कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वाकई में पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा। देखिए स्पेशल कमेटी विल बी अपॉइंटेड यूजुअली मिसकंडक्ट सो दैट द सीरियस दैट द हाउस में कंसिडर एक्सपेलिंग द मेंबर, तो उस केस में एक्सपेल कर दिया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। स्पेशल कमेटी 2005 में ऐसी अपॉइंट हुई थी इंक्वायरी करने के लिए इश्यू ऑफ एमपी एक्सेप्टिंग मनी। कई बार क्या होता है कुछ जो वो पार्टीज होती हैं जो निर्दलीय हैं या फिर स्मॉल पार्टी है, उनको पेमेंट दे दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब वो भी साथ में करते रहें, तो इस पर इंक्वायरी हुई थी। सो स्पेशल एडहॉक कमिटीज आर अपॉइंटेड ओनली टू इन्वेस्टिगेट सीरियस मिसकंडक्ट ऑफ द एमपीज आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस चार्जेस आर रादर स्ट्रिंजेंट, ज़्यादा कठोर हैं। इश्यू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी क्या हुआ है, it appears that Rajya Sabha Secretariat has prepared a report on incident of Rajya Sabha which accused some member of parliament assaulting, जो सिक्योरिटी पर्सनल है जो वहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन कर रहे चीज़ों को, उनको असॉल्ट किया गया, उन्हें मतलब धक्का मुक्की करना इत्यादि, परेशान करना इस तरह का। बट स्पेशल एडहॉक कमेटी आर अपॉइंटेड ओनली टू इन्वेस्टिगेट सीरियस मिसकंडक्ट बाय द एमपीज आउटसाइड द हाउस। लेकिन एक्चुअल में एडहॉक कमेटी बनती कब है? एडहॉक कमेटी तो तब बनती है जब आउटसाइड द हाउस कोई ऐसा इवेंट हो। नो स्पेशल कमेटी इज रिक्वायर्ड टू गो व्हाट हैपेंस बिफोर द आई ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर इनसाइड द हाउस। तो यहाँ पर कमेटी की आवश्यकता नहीं होती है। एज पर द रूल ऑफ हाउस दे नीड टू बी डील्ड विद एंड देन एंड देयर। तो उनको डीलिंग करना जो है वो सस्पेंशन ऑफ द सेशन ये हो सकता है। द रूल डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी पनिशमेंट अदर देन सस्पेंशन। तो यदि सदन के अंदर किया है, सस्पेंशन के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, कमेटी बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट लॉ प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस। तो देखिए फाइनली बात ये आ रही है कि जो पनिशिंग एमपी ऑफ देयर मिसकंडक्ट इन द हाउस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ हाउस रूल। दीज रेस्ट्रिक्शन नीड टू बी लुक्ड इनटू द फेस ऑफ ग्रोइंग डिसरप्शन बाय मेंबर्स। तो कोशिश की जानी चाहिए कि ये रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कदम, स्ट्रिंजेंट कदम जरूर उठाए जाएं। आजकल ये शरिया कानून बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान। बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जो वहां के तालिबान है वो शरिया लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वैसे शरिया लॉ एक बहुत अच्छा लॉ होता है, लेकिन इसका जो स्वरूप है ना, जो आज हम लोग शरिया लॉ बोलते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है इस आर्टिकल में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तालिबान ने प्लेज किया है दैट women in Afghanistan will have rights within the bound of Islamic law। जो इस्लामिक लॉ है उसके तहत उनके जो अधिकार है वही उनके अधिकार हैं, और शरिया, यही शरिया है, अंडर देयर न्यूली एस्टेब्लिश्ड रूल। और शरिया में क्या होता है,
अब फीमेल को यदि मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो 50% कौन होंगे, पॉपुलेशन का 50% फीमेल होगी, नियरली 50%, लेट्स से 48 भी हो सकती है, 47 भी हो सकती है। तो यहां पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के राइट्स पूरे के पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं। और यहां पर एक्चुअल शरीयत तो ये है कि इस्लामिक लॉ के अनुसार चीजें हों, लेकिन ऐसा शरिया लॉ जो है ये किस प्रकार का लॉ एक्चुअल में काम करता है वो देखिए। तो ये जो शरिया है ये होली कुरान बेस्ड है, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद, लाइफ, रूलिंग, रिलीजियस स्कॉलर्स। वाकई में इंटेलेक्चुअल पर्सन थे मोहम्मद साहब। और ये जो तालिबान में जो स्वरूप शरिया वाला है वो बहुत ही डिफरेंट है ना। ये यहाँ पर पूरी तरह से एक धार्मिक और देयर इज वेरी सिंसियर अटेम्प्ट ऑफ दिस शरिया। ये शरिया, एक्चुअल शरिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कुरान। डिटेल अ पाथ ऑफ मॉरल लाइफ, ये मॉरल लाइफ की बात करता है, मतलब नैतिक जीवन की बात करता है। नॉट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज पर्टिकुलरली नहीं बात करता। इंटरप्रेटिंग शरिया, तो शरिया देखिए क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया आर मैटर ऑफ डिबेट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। हर जगह डिबेट का प्रश्न है। ऑल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट दैट बेस देयर लीगल सिस्टम ऑन शरिया हैव डन सो डिफरेंटली। तो सभी ने शरिया को, बोलते हैं ना कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी जैसी भावना है उसको, उस वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर ग्रुप शरिया लॉ को उस तरह से जिस तरह से वो चाह रहे उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो सिस्टम ऑन शरिया हैव डन सो डिफरेंटली। तो ये बहुत अलग तरह से काम कर रहा है अलग अलग जगह पे, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिबेट का प्रश्न है। वन इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया कुड अफोर्ड वुमेन एक्सटेंसिव राइट। एक शरिया तो वो है जिसमें महिलाओं को एक्सटेंसिव राइट है। अनदर कुड लीव वुमन विद फ्यू, और दूसरा न के बराबर। फ्यू, ए फ्यू नहीं है ये, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू, केवल फ्यू आ जाए मतलब न के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, राइट? डू यू अवेयर अबाउट दीज इंग्लिश वर्ड्स? few, a few, the few, little, a little, the little, and these are the determiners in English. So critics have said that some of the Taliban restriction on women under the gaze of Islam law actually went beyond the bound of Sharia. तो कई चीजें जो रेस्ट्रिक्शन लगा रही है ना वो एक्चुअल शरिया के बाउंड से बाहर है, परे है, बियॉन्ड दैट। When Taliban say they are insulting Sharia law, that does not mean they are doing so in the way Islamic scholar and Islamic authority would agree with. जिस तरह से वो कर रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक अथॉरिटी एग्री बिल्कुल नहीं करेंगे। What does इस शरिया प्रेस्क्राइब, किस प्रकार से शरिया प्रेस्क्राइब किया गया है? शरिया लिस्ट सम स्पेसिफिक क्राइम सच एज, यदि कोई थेफ्ट हो रहा है, अडल्ट्री हो रहा है ना, अडल्ट्रीज जो होता है, एंड पनिशमेंट। बताइए, अडल्ट्री एक्ट अभी हाल ही में आया था, हैव यू हर्ड दैट वर्ड अडल्ट्री? क्या होता है ये बताइए। तो अडल्ट्री एंड पनिशमेंट इफ एक्यूजेशन मीट ए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। यदि पाया जाता है, मतलब हिंदी में व्यभिचार जो होता है ना वो, उसे कहते हैं अडल्ट्री। फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकता है अपने स्पाउस के साथ, मतलब अन्य जो है मेल का फीमेल से या फिर मेल का अन्य फीमेल से, ये जो रिलेशन है दैट इज पार्ट ऑफ अडल्ट्री। तो अडल्ट्री का बड़ा कंट्रोवर्शियल लॉ आया था, हैव यू गॉन थ्रू दैट और नॉट? इट ऑल्सो ऑफर्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस सच एज व्हेन एंड हाउ टू प्रे, किस प्रकार से प्रे करें, हाउ टू मैरी एंड डाइवोर्स, इस सब के लिए स्पिरिचुअल और मॉरल गाइडेंस। इट डज नॉट फॉरबिड women to leave home without male escort or bar, then of working and then from working in most jobs. तो यहाँ पर बिना मेल के वो बाहर नहीं जा सकती हैं और कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर सकती हैं। हाउ हैव तालिबान प्रीवियसली इंटरप्रेटेड शरिया? पहले तालिबान ने क्या किया था 1996 से 2001 के बीच में, जब तालिबान का कंट्रोल था अफगानिस्तान पर, उसके बाद में प्रवेश होता है अमेरिका का। दे एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू, उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्च्यू की गुण क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ वाइस, अवगुण को रोकने के लिए। सऊदी जो मॉडल है, सऊदी मॉडल आपको पता है बड़ा ही हार्श था,
आजकल सऊदी अरेबिया जो है कंपैरेटिवली अपने जो ये हार्श मैटर थे उनको कम करते जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन विमेन, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए उनके बिहेवियर पर, उनके ड्रेस पर, अभी ये चल रहा है। एनफोर्स morality police officer who drove around to pick up trucks and publicly humiliating, wiping women who did not adhere to the rule। आपको याद आ रहा होगा तालिबान की जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है वो उसी तरह से उस देश को चाहते हैं। तालिबान इज अ स्टूडेंट इन मदरसास इन पर्टिकुलरली अफगानिस्तान, ठीक है। इन 1996 women in Kabul अफगानिस्तान had earned the thumb, जिन लोगों ने नेल पॉलिश लगाई थी उन महिलाओं के थंब को ही काट दिया गया। लेट्स एज्यूम व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर, बट दिस इज नॉट द रियल फॉर्म ऑफ शरिया, इट इज द फोर्सफुल फॉर्म ऑफ शरिया। सो अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, अदर रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग अ बैन ऑन स्कूल गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स को तो आपको बताया था मैंने, 10 साल से ऊपर की महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकती हैं। पब्लिकली बेशिंग पीपल हु वायलेटेड द ग्रुप ऑफ मॉरलिटी कोड, जो मॉरलिटी कोड को नहीं पालन कर रहे हैं उनको। और यदि कोई भी महिला अडल्ट्री करती हुई पाई गई, दैट शी विल बी स्टोन्ड टू डेथ, तो उसे पत्थरों से जो है प्रहार कर करके मारा जाता है। इस प्रकार के वीडियोस आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। तो अब क्या हो रहा है, इस्लाम वर्ल्ड इज वेरी रैपिडली चेंजिंग, and these type of scenarios, even Saudi Arabia which is stringent, they now aware about the completely about the human rights। तो वाकई में परिवर्तन आ रहा है, बट एक बार फिर अफगानिस्तान जो है बहुत ही नेगेटिव सेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। मालाबार रिबेलियन 1921, देखिए मालाबार रीजन आपको पता ही है कहाँ है, राइट, जो केरला और राइट उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगस्त 20 मार्क द सेंटेनरी, मतलब 100 वर्ष हो गए। अगस्त 20 1921 को मालाबार नाम का एक रिबेल हुआ, मतलब विद्रोह हुआ है ना, किनके द्वारा, मोपलास, इसको मोपला रॉइट्स भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, उलगुलान द ग्रेट ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट का मतलब वही जो विद्रोह होता है, अपसर्ज जो हो जाता है, डिस्क्राइबिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये जो उलगुलान ये किससे संबंधित है, तो उलगुलान इज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा। तो इस प्रकार के जो रिवोल्ट्स हैं, इंडिगो रिवोल्ट, मपिला रिबेलियन, मोपला के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो उलगुलान का मतलब ही होता है ग्रेट ट्यूमुल्ट सॉट टू एस्टेब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। तो आपको याद आ रहा होगा बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने आप को भगवान, गॉड घोषित कर दिया था। ट्रेडिशनली याद आ रहा है आपको, आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने अपने आप को भगवान का स्वरूप कि मैं ही भगवान हूं, इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने कैरेक्टर रखा था। मुंडा ट्रेडिशनली एंजॉयड प्रेफरेंशियल रेंट रेट। देखिए इनके पास मुंडास जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर ओरिजिनल क्लियरर का काम करते थे, और इन्हें क्या कहते थे, धरती अब्बा, मतलब पृथ्वी के फादर। तो ये मुंडा ट्राइब्स जो है ये 1875 में ये हुआ था। मुंडा ट्राइब्स जो है धरती अब्बा के नाम से जानी जाती थी, धरती अब्बा के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। और रेंट रेट एज कुंट काटीडार। कुंट काटीडार कौन है, जो ओरिजिनल क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के निवासी हैं ये। ही लेड द रिबेलियन दैट कम टू बी नोन एज उलगुलान और मुंडा रिबेलियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड फ्यूडल स्टेट सिस्टम। तो फ्यूडल स्टेट सिस्टम में क्या होता है, जो महाजन और उस प्रकार का पूरा एक सिस्टम लगा दिया जाता है, नॉट एग्जैक्टली महाजन, बेसिकली जमींदार, लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम है वो फ्यूडल स्टेट सिस्टम। सो मालाबार रिबेलियन में हम लोग एक बार फिर मालाबार रिबेलियन की बात करते हैं, जो 1921 में हुआ था। और ये एक रेजिस्टेंस था, विरोध था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ। कहाँ पर, साउदर्न मालाबार में। और फाइनली ये क्या होता है, फाइनली ये है तो ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। इस बीच में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद आ रहा है ना, खलीफाज हुआ करते थे टर्की में।
तो खिलाफत आंदोलन और ये क्लैशेस वहां बढ़े जब मप्पिला पीजेंट्री का मतलब होता है जो ये किसान वर्ग है पूरा, देयर लैंडलॉर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिटिश थ्रू आउट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी। तो यहां पर क्या हुआ कि मप्पिला पीजेंट्री एंड देयर लैंडलॉर्ड्स, उनको पूरी तरह से ब्रिटिश के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो यहां पर उनके लैंडलॉर्ड को तो सपोर्ट किया गया, मप्पिलास पीजेंट्री, इनमें ये क्लैश देखा गया फाइनली, है ना। और उसके बाद क्या होता है, इट बिगेन टू रिएक्शन अगेंस्ट हैवी हैंडेड क्रैकडाउन, और यहां पर बहुत ही कर्कश तरीके से हैवी हैंडेडली क्रैकडाउन किया जाता है खिलाफत मूवमेंट का। और जो ऑटोमन खिलाफत, आपको खलीफेट, जो ब्रिटिश अथॉरिटी ने मतलब पूरी तरह से एरनेड एंड वल्लुवनड जो तालुक हैं मालाबार के, वहां पर ये इसको हैवी हैंडेडली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मप्पिलास अटैक एंड टुक कंट्रोल ऑफ पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल कर लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस पे, कोर्ट पे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे, सब जगह मप्पिलास कंट्रोल कर लेते हैं। और इनके जो लीडर हैं उनका नाम क्या है, वारियान कुंजा हेम्ड हाजी, राइट। तो ये मालाबार रिबेलियन 1921 में हुआ, और वहां के जो 75,000 नेटिव थे सीज्ड कंट्रोल ऑफ ए लार्ज टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड सेट अप पैरेलल गवर्नमेंट, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी। 1922 में अंडर द गेज ऑफ ए ट्रेटी ब्रिटिश बिट्रेड, तो बाद में क्या होता है, एक ट्रेटी स्थापित की जाती है और वो धोखा देते हैं हाजी को थ्रू आउट द क्लोज फ्रेंड जो कि उनियान मुसलियार, अरेस्टिंग हिम एंड हिज हाइड आउट एंड प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर ब्रिटिश जज, और फाइनली इसको ब्रिटिश जज के सामने खड़ा कर दिया जाता है और सेंटेंस टू डेथ अलॉन्ग विद द कैम्पेट्रॉइट, जो उसके साथ में जो देशभक्त थे, मतलब देशभक्त का मतलब उसके साथी भक्त थे उनको भी। तो ये सब जो मोपलाज, ठीक है, मोलिपाज या मोपलाज जो ये मुस्लिम लोग हैं, इनका राइट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। जो पीजेंट्री वर्ग के थे, लैंडलॉर्ड सपोर्ट किया करते थे, ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट किया करते थे। तो मालाबार रिबेलियन हैड बीन अपराइजिंग ऑफ मुस्लिम टीनेंट मोपलाज या मलिपाज और हिंदू लैंडलॉर्ड जेनमीज। तो यहां पर क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का एक क्लैश इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि लैंडलॉर्ड हिंदू हैं और मोपलास मुस्लिम्स हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट तो क्या था, खिलाफत मूवमेंट में तो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नेगेटिव सेक्शन दिखाई दे रहा है, राइट, कि देयर वाज अ डिस्टर्बेंस बिटवीन दीज टू कम्युनिटी। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, जो ये रिबेलियन ऑफ मप्पिलाज हैं, मप्पिलाज बेसिकली मप्पिलाज ही हैं, इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी एंड कनेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, खिलाफत गवर्नमेंट डील टू ब्लो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन, और फिर बाद में क्या है, खिलाफत मूवमेंट को आना पड़ता है और वो राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे इसको लेकर आती है। तो ये आपको पूरा जो रीजन है, ये दिस रीजन, दिस एरनेड, राइट, दिस इज द रीजन एंड इट इज ऑफ कोयम्बटूर। यहाँ है, कोयम्बटूर किस में आता है, तमिलनाडु में आता है। तो ये पूरा केरला की बात चल रही है, वायनाड जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, है ना, और कैलिकट, कोचीन। सो दीज आर द एरिया ऑफ केरला। ग्रीनलैंड में हमेशा जो रेनफॉल हुआ करती थी वो स्नो रेनफॉल हुआ करती थी। अभी हमने पिछले 10 साल में 3 बार वहां पर क्या है, जैसा एक रेनफॉल होता है, स्नो फॉल नहीं होने की बजाय रेनफॉल, वो देखने को मिला है। तो ये है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के कंट्रोल में है। डेनमार्क मतलब कोपेनहेगन जिसकी राजधानी है ना, कोपेनहेगन। और ग्रीनलैंड का ये पूरे पार्ट आजकल पिघलते चले जा रहे हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो पोलर बियर वगैरह हैं उनको यहाँ से भागकर अंदर हिटरलैंड में आना पड़ रहा है। अब यहाँ पर उन्हें फूड वगैरह मिलता है, यहाँ फूड की कमी है, तो अपने आप में इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय अस्थिरता भी देखने को मिल रही है। तो जो एक समिट है, चोटी है ग्रीनलैंड के, रिसीव्ड रेन
नॉट स्नो, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। दिस हैज स्पार्क्ड फियर इन द साइंटिस्ट लॉबी, पूरी साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है उनमें ये डर आ गया कि ये तो वार्मिंग और भी तेजी से हो रहा है। ऐसी जगह जहां पर हमेशा स्नोफॉल हुआ करता था वहां नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिल रहा है, और इसका बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो ग्रीनलैंड क्या है ये सब मैं ब्रीफ में आपको बता चुका हूँ। किंगडम ऑफ डेनमार्क है ना, इसका हिस्सा है ये। परमानेंट आइस शीट है यहाँ पर, कुछ रीजन तो ऐसा है जो परमाफ्रॉस्ट में है। एंड रेन एट ग्रीनलैंड रेयरेस्ट फिनोमिना, ऐसा कभी होता नहीं है। और गर्मी के कारण बहुत तेजी से पानी पिघल कर जा रहा है, और पिछले दिनों में तो आप देखेंगे कि 8.5 बिलियन टन ऑफ सरफेस मास एक ही दिन में, इतना जो सरफेस मास है वन डे, थर्ड सच एक्सट्रीम इवेंट इन द पास्ट डिकेड, तो वो लॉस्ट हो गया सरफेस मास जो कि उससे अटैच था। आजकल बहुत से आइस ब्रेक भी होते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड विच इज 2/3 साइज ऑफ इंडिया, ग्रीनलैंड का साइज कितना है, भारत का 2/3 है ना। ऑन एन एवरेज बात करें तो लगभग 32 लाख है स्क्वायर किलोमीटर भारत, लगभग 20 लाख स्क्वायर 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये। यूएन कोड रेड, ये जो कोड रेड है, क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज लास्ट वीक कंक्लूडेड दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हम लोग लगातार कोयला पेट्रोल डीजल को बर्न कर रहे हैं, इससे ग्रीनलैंड लास्ट 20 ईयर्स में लगातार मेल्ट होता जा रहा है तेजी के साथ में। रैपिड मेल्टिंग इज ऑल्सो थ्रेटनिंग द पोलर बियर विच नाउ टू मेक देयर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर टूवर्ड्स द इंटीरियर, हिटरलैंड अंदर की तरफ आ रहे हैं जहां पर खाना भी प्रॉपरली नहीं है। और इस प्रकार का फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया समिट ग्रीनलैंड रिसीव्ड रेन नॉट स्नो, ऐसा ग्रीनलैंड पर अब तक 3 ही बार हुआ है पिछले 10 साल में। और अब तो सबसे ऊंची चोटी पर, जहां पर तो कम से कम बर्फबारी ही होनी चाहिए। ग्रीनलैंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ये तो पता ही है आपको, आर्कटिक अटलांटिक ओशन में है, राइट। तो ये कुछ इसके बारे में ब्रीफ बातें हैं, जरूर आप लोग कवर करिए। स्मॉग टावर अभी दिल्ली में लगा है, फर्स्ट स्मॉग टावर है कैनॉट प्लेस में। वहाँ की एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस पर क्या करेगा, 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकेंड। और देखिए क्या होगा, जो पॉल्यूटेड एयर है वो टॉप से एंटर करे, जो है देखिए द स्मॉग टावर विल टेक द पॉल्यूटेड एयर, ऊंचाई वाले टॉप वाले हिस्से से 20 मीटर ऊंचा है ये, लगभग 25 मीटर ऊंचा है ये, और टॉप से क्या करेगा, ये पॉल्यूटेड एयर लेगा और एमिट करेगा प्योरीफाइड, इस प्रकार का कुछ टावर है, नीचे की तरफ से प्योरीफाइड गैसेस निकलेंगी। इज इट क्लियर। 40 विंग्स हैं, एमिट प्योरीफायर एयर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये जो प्योरीफाइड जो गैस है वो 10 मीटर ऊंचाई पर छोड़ेगा। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से हम लोग प्योरीफायर देख सकते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को सही करने के लिए। ये आनंद विहार में जो कैनॉट प्लेस है वहाँ पर लगाया गया है, राइट। चलिए, ये शायद कुछ गलती से आ गया है, ठीक है, इसको डिलीट कर लेना। अभी हाल ही में एक एल्गी क्या होती है, एल्गी का मतलब शैवाल स्पीसीज अंडमान निकोबार में देखी गई, जिसका बायोलॉजिकल नेम एसेटेटाब्यूलेरिया जालाकन्याके, तो जालाकन्याके, तो ये नाम जो है हमेशा इसी प्रकार के होते हैं, है ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स। तो जालाकन्याका जो है, जालाकन्याका का मतलब है गॉडेस ऑफ ओशियन, मतलब समुद्र की देवी, एंड मरमेड जलपरी। ये बहुत ही सुंदर एक अपने आप में एल्गी शैवाल है, और द स्पीसीज इज फर्स्ट ऑफ जीनस एसेटाबुलेरिया। इट इज डिस्कवर्ड इन इंडिया, भारत के अंदर डिस्कवर की गई है, पहली बार ऐसा हुआ है, और इसीलिए एसेटाबुलेरिया जालाकन्याके, ये आपको जरूर याद रखना है, इसका बायोलॉजिकल नेम है। बहुत बड़ी मात्रा में शैवाल की जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर बहुत ही डेलिकेट का मतलब जो कमज़ोर हैं, इस प्रकार की अम्ब्रेला लाइक डिज़ाइन
तो रीजनरेशन पोटेंशियल है इसमें, खुद अपने आप कट हो जाता है तो अपने आप रीजनरेट भी हो जाता है। इफ द टॉप पार्ट ऑफ द एल्गी इज कट ऑफ इट कैन रीग्रो इट्स स्ट्रक्चर, तो वो अपने आप से रीग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है इसका वो है रिजॉइड इज फॉर्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लांट्स सेल कंटेनिंग इट्स न्यूक्लियस। तो ये क्या है, रिजॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इज फॉर्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लांट सेल कंटेनिंग इट्स न्यूक्लियस। तो एंड ऑफ द प्लांट सेल में न्यूक्लियस है और इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। थ्रेट क्या है, जैसे जैसे सी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर डेंजरसली अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए सी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट, तो इनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस प्रकार की जो स्पीशीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रही हैं, ऑक्सीजन को ले रही हैं, तो यहाँ पर एक ये डिसबैलेंस हो जाएगा, यस और नो। और जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगी फाइनली, राइट फोटोसिंथेसिस के समय, यही ऑक्सीजन जो है वो जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल, तो एक अपने आप में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्टेज पैदा हो जाएगी, राइट। तो एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ प्रीडोमिनेंट एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने वाली एक प्रकार की एल्गी है। इज इट क्लियर? द रेंज साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैक्रोमोनास, बहुत छोटे मैक्रोमोनास स्पीसीज, जितने छोटे भी हो सकते हैं, और 60 मीटर की लेंथ तक के भी हो सकते हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का काम करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने आप में कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम फॉसिल व्हेन एल्गी डाई दे सिंक द ओशियन फ्लोर ओवर ईयर्स एंड लेयर टर्न इनटू नो एज पेट्रोलियम। तो ये क्या होती है, फॉसिल्स पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ये दबती हैं ओशियन फ्लोर पर, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में मदद करती है ना, पेट्रोलियम में तब्दील हो जाती है। बट द एल्गी दैट इज इंडस्ट्रियल, मेडिकल, सर्वाइवल इंपॉर्टेंस इज बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज फैक्टर लाइक राइज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। तो ये सब इन पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई और उसमें यह कहा गया कि इस पेंडेमिक के दौरान जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उन्हें उनके पेरेंट्स ने अपना टाइम, आप जानते ही, अपने आप को ज़्यादा एंगेज ना करने की बजाय वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और इस मोबाइल फ़ोन से क्या हो रहा है, छोटी एज के बच्चों में मायोपिया को टेक्निकली तो बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, लेकिन एक्चुअल में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इस टेक्निकल वर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा एक प्रयास कर लेते हैं। देखिए, यदि ये आईज है, लेट मी क्लियर यू एवरीथिंग, यदि ये आईज है, राइट, और ये कॉर्निया वाला पार्ट है जिससे लाइट जाएगी, और ये वो पर्दा है पीछे, ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसके ऑब्जेक्ट का जो इमेज यदि यहीं पहले बन जाए, ना कि इस पर्दे पर बने, जो हमारे पीछे का दृश्य पटल होता है उस पर नहीं बना, यदि है ना, इस पर इमेज नहीं बना, पहले बन गया, तो ये नियर बना है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस जो है वो दूर की वस्तुएं उसमें क्लियर नहीं दिखाई देती, और यदि हम पास की कोई वस्तु देख रहे हैं और वो एक्चुअल में उसकी इमेज जो है वो पीछे की तरफ बन गई है, तो ये फार साइटेडनेस, ठीक है। तो यहां पर पास की वस्तु साफ नहीं दी। ये सब किस पे डिपेंड करता है, वेयर द इमेज इज प्रोड्यूसिंग। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव जो लेंस है वो बढ़ा देगा, मतलब इसको फैला देगा, राइट।
कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये नियर है, इसलिए यहां पर जो है मायोपिया में कॉन्केव लेंस पहना जाएगा। कॉन्केव लेंस क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो इमेज है इसको और ज्यादा स्प्रेड कर देगा। तो ये इमेज बड़ी बन जाएगी इस प्रकार से, है ना, इस वाले की इमेज बड़ी बन गई, और बड़ी बनेगी तो ये सही पॉइंट पे आ जाएगा। तो याद रखना मायोपिया जिसका मतलब है नियर साइटेडनेस, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है, वी यूज कॉनकेव लेंस। जबकि फार साइटेडनेस में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैव रिपोर्टेड अ शार्प राइज इन मायोपिया। 25% बच्चों में ऑनसेट ऑफ 100% प्रोग्रेशन विद मायोपिया ड्यूरिंग 2020 ये देखने को मिला। अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये तो, राइट। और इसके लिए करेक्टिव स्पेक्टेकल्स अभी से लगना स्टार्ट हो गए हैं लंबे लंबे समय तक। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हैं छोटे बच्चों की चल रही है, वो एक इम्पैक्ट जो है। सो इट अकर्स व्हेन द आईबॉल बिकम्स लॉन्गर, तो आईबॉल बड़ी होने लगती हैं, कोरोना एंड लेंस, एंड इट लीड्स टू फोकस नॉट ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना बट पॉइंट बिफोर इट। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो रेटिना दृश्य पटल है उससे पहले ही, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके सिम्टम क्या है, सो मोस्ट कॉमन वन आर स्क्विंटिंग, आई स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन हो रहा है मतलब तनाव, हेडेक, फटीग, थकाऊपन हो रहा है, उससे पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन लाइक अर्ली ऑनसेट ऑफ, कई लोगों के जल्दी कैटरेक्ट, मोतिया बिंद आ जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा है ना, काला मोतिया, कैटरेक्ट, ये मतलब कैटरेक्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, कैटरेक्ट जो होता है बिल्कुल ये मोतिया बिंद है। ग्लूकोमा ये भी जिसमें डॉट आ जाता है। मायोपिक मैक्यूलोपैथी, मायोपिक स्ट्रैबिस्मस, ये स्ट्रैबिस्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इस पर भी बात करें, स्ट्रैबिस्मस। सो ये सब कॉजेज अभी देखने को मिले हैं इस पेंडेमिक के दौरान। 1 in 4 चिल्ड्रन अफेक्टेड मायोपिया, ये अभी देखने को मिला। और ये सब क्यों हो रहा है, एक्सपोजर ऑफ ओवरडोज ऑफ मोबाइल फोन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट नहीं मिल रही है। प्रिकॉशंस क्या है, योगा करें, कैरेट ग्रीन जो विटामिन ए है उसका प्रयोग करें, लिमिटिंग द टाइम ऑफ डिवाइस, टाइम जो है गैप लें देखते समय, है ना। ये तो हमारे में भी हो सकता है, हम आप जो बहुत ज़्यादा जो है पूरे दिन लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, तो आई यूज टू प्रेफर दैट गॉगल, है ना, वो यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल, यूवी प्रोटेक्टेड जो स्पेक्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। देयर इज 5-fold इंक्रीज इन द चिल्ड्रन ऑफ एक्यूट ऑनसेट ऑफ एस्ट्रोपिया। ये एस्ट्रोपिया क्या होता है, एस्ट्रोपिया जो है एक प्रकार का स्ट्रैबिस्मस ही है, और ये क्या होता है, इंटरमिटेंट क्रॉसिंग ऑफ। देखिए हमारी जो आंखें बिल्कुल, यदि आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हैं तो हमारी आंखों में इस प्रकार से क्रॉस नहीं होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट जो जिसको दोनों आंखें अच्छे से देख पाती हैं। लेकिन कुछ का क्या होता है, क्रॉसिंग हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, उन्हें इमेज प्रॉपर नहीं दिखाई देती है, और ये स्ट्रैबिस्मस है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कईयों की एक आंख तो ऐसी लेकिन दूसरी थोड़ी सी इस साइड हो, या एक तो सही लेकिन दूसरी, तो ये एसोट्रोपिया, ये एसोट्रोपिया देखने को मिला है, ठीक है, इस साइड हो। एक हो एक्सो मतलब बाहर की तरफ हो, हाइपरट्रोपिया ऊपर की तरफ हो, आई ऊपर की तरफ, तो ये एंगल सही नहीं बनेगा, ठीक है। हाइपोट्रोपिया नीचे की तरफ हो, तो ये केसेस क्या बताते हैं, ये एक प्रकार के स्ट्रैबिस्मस है। वन ऑफ डज नॉट अकर इन द कॉम्बिनेशन, तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ आई नहीं है, डिसऑर्डर इज एक्सट्रीमली रेयर, ये डिसऑर्डर कम होते हैं। और देखिए ये सारे के सारे आपको कॉम्बिनेशन बताए गए। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एस्ट्रोपिया इज अ टाइप ऑफ स्ट्रैबिस्मस, इट कैन अकर जस्ट वन आई और अल्टरनेट बोथ आईज, दोनों आईज में होना रेयरेस्ट होता है, एक आंख में दोनों में से हो सकता है। इज इट क्लियर। चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफी पूरी तरह से जो है ना, क्योंकि वहाँ पर मेल पुरुषों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मेल ज़्यादा हो गए, मैरिजेज में दिक्कत आ रही है, फीमेल को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, उनको जो है उनको अनाथालय वगैरह में छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है, पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी आई थी 2014 में।
China's legislature has formally amended the country's family planning rule, allow the couple of 3 children and also allowing the number of policy measures to aim the boosting declining birth rate. अब भले ही आप 3 कर दो, 4 कर दो, यहाँ पर लोगों की आदत में आ गया एक से ज़्यादा बच्चा नहीं, क्योंकि पहले ही कॉस्ट इतना ज़्यादा है। और उस समय पर जब 1 चाइल्ड पॉलिसी थी पिछले 40 सालों से, उस समय पर इन्होंने रिच हो या पुअर हो, उन यदि 2 बच्चे हो गए तो उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते थे। अब रिच तो झेल जाता था, बियर कर जाता था, पुअर कैसे झेले उस बात को? इज इट क्लियर हाउ ही कैन टॉलरेट दिस? सो व्हाट नेसेसिटेटेड दिस? द चेंजेस कम इन द वेक ऑफ चाइनाज 1 in 10 year पॉपुलेशन सेंसस रैपिडली लगातार डिक्लाइन कर रही है और उनकी ओल्ड एज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। दिक्कत तो तब हुई जब 12 मिलियन मतलब 1.2 करोड़ बच्चे ही हुए पूरे एक साल में। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सर्वे आया था। 1 चाइल्ड पॉलिसी 1990 में लाई गई और कंसर्न दैट कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में चिंतित थे और इसीलिए बहुत तरह के सैंक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, प्रोटेक्शन सब कुछ अवेल करवाया गया, प्रिवेंटिंग अप टू 40 करोड़ पीपल फ्रॉम बीइंग बोर्न। लगभग 40 करोड़ का जन्म हो सकता था, उन सबको रोका गया। अब इनके दुष्परिणाम तो आने ही आने हैं। तो क्या क्या दुष्परिणाम आए देखिए। स्टेट यूज्ड ब्रुटल टैक्टिक्स, बहुत ही क्रूल और फोर्स्ड एबॉर्शन, स्टरलाइजेशन किया गया। वायलेट ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया। पुअरर के साथ और रिच दोनों के ऊपर सैंक्शन लगाए गए इकोनॉमिक। इट गेव एनफोर्सिंग रिप्रोडक्टिव लिमिट्स एज ए टूल ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये सब टैक्टिक्स अपनाई गई। इट लेड अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस, और ज्यादा से ज्यादा भ्रूण हत्याएं महिलाओं की हुई हैं, या फिर यदि हो जाती तो उन्हें छोड़ दिया जाता, ऑर्फेनेजेस में अबेंडन कर दिया था, और फिर सोचिए उसके बाद उनकी क्या लाइफ होती होगी। इट मेड चाइनाज पॉपुलेशन एज फास्टर देन अदर कंट्रीज, और आज बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो वाई वाज डिसकंटिन्यूड? एजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए और अंडरमाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए चाइना को अपनी 2 चिल्ड्रन पर मैरिड कपल और अब 3 चिल्ड्रन पर आ गए हैं। और क्या क्या आवश्यक है आगे के रिफॉर्म में? While election did result some improvement in proportion of young people in country, the policy change was deemed insufficient in averting the impending demographic crisis. अब ये हो भी नहीं पाएगा, ना ही लोग उसको करना चाह रहे हैं। तो अब तो या तो उनको ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि तुमको 3 बच्चे करने ही करने, यदि नहीं करेंगे तो अब फिर से सैंक्शन लगा देंगे। वरना लोग आजकल आपको पता ही है कि 1 kid टू बेयर दैट वो ही बहुत भारी पड़ रहा है करंट, है ना, सिचुएशन में। सो है ना, आजकल तो बहुत ही अलग तरह का माइंडसेट है। सो चैलेंजेस अहेड, एक्सपर्ट से रिलैक्सिंग द लिमिट्स ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड कैनॉट गो लॉन्ग वे इन अवर्टिंग एन अनवांटेड डेमोग्राफिक शिफ्ट। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। द मेन फैक्टर बिहाइंड फ्यूअर चिल्ड्रन बीइंग बोर्न आर, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, एजुकेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। एजुकेशन पर तो आपको बताया था मैंने, सभी एजुटेक कंपनीज है ना, उनको बोल दिया गया चाइना के द्वारा कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज बन जाइए आप, एजुकेशन पर आप पैसा लेंगे ही नहीं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया अभी चाइना ने, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि पूरे विश्व में जैसे जिस प्रकार से एकेडमीज, भारत की कई एकेडमीज वर्ल्ड नंबर 1 है, वो उनका बिल्कुल जो रेवेन्यू है वो ही 0 हो जाएगा क्योंकि उनको नॉन प्रॉफिट बना दिया जाए। मान लीजिए भारत में ऐसा हो जाए तब क्या होगा? बहुत बड़ी अच्छा है मतलब स्टूडेंट के तौर पे, और राइट, तो एज ए स्टूडेंट इट इज़ वेरी गुड स्टेप। सो कंट्रीज परवेसिव कल्चर फॉर ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और ये बहुत लंबे वर्किंग आवर्स है वहाँ पर। एक तो आपने इतना बाउंड कर दिया है, काम ज़्यादा, फिर हु विल केयर द किड, मैनी कपल बिलीविंग दैट 1 चाइल्ड इज एनफ एंड सम एक्सप्रेसिंग नो इंटरेस्ट इन हैविंग, कुछ को तो बच्चे ही नहीं चाहिए। तो ये पूरी पॉलिसीज आ रही है, देख लीजिए आप। मेंटल हेल्थ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। मेंटल हेल्थ को हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आया है वाया कर्नाटका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ के लिए हमें कनेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहे, बहुत अच्छा रहता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा यदि मेंटली भारत में ही देखेंगे ना आप, तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग
मेंटल हेल्थ। आई थिंक ये बड़ा ही आसानी से आप समझ लेंगे, इस पूरे आर्टिकल को जरूर कवर करिए आप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, फिजिकली मेंटली, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिविंग, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा गिविंग रखिए। टेक नोटिस का मतलब नोटिस कीजिए बहुत सी चीज़ों को, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लर्निंग कीजिए, नया नया सीखिए। योर मेंटल हेल्थ विल बी ऑलवेज एब्सोल्यूट, बहुत ही ताकतवर रहेगी। तो दीज आर सब पॉइंट्स। और यहाँ पर महाराष्ट्र एक बिल लेकर आया है बहुत लंबे समय से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के जो हेल्थ हैं, मेंटल हेल्थ, बहुत से जो है हमने जैसे स्वच्छ मस्तिष्क अभियान, इस प्रकार के कैंपेन वगैरह हम लोग चलाते रहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जरूर पढ़ेंगे। और पीएम कुसुम इज रिलेटेड टू जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें क्या हो रहा है, पीएम कुसुम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें देखिए पंप्स इंस्टॉल्ड ग्रिड एड इरिगेशन नीड ऑफ फार्मर इन रिमोट लोकेशन। तो इस प्रकार से इंस्टॉल्ड ग्रिड उनको दी जाएगी पीएम कुसुम के तहत। फार्मर कैन सेल सरप्लस सोलर पावर जनरेटेड, वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडाइज तरीके से इन सोलर पैनल्स पर भी काम कर रही है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिव्यूड द इम्प्लीमेंटेशन, पीएम कुसुम स्कीम कैसी चल रही है इसको देखा गया। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई में मदद ये करेगा। क्या की फीचर्स हैं जरूर देखिए, स्कीम्स इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई स्टॉप हियर टुडे, आज के लिए इतना ही है। और जो जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं वो जरूर पढ़िए। इससे पहले मैंने जो 9 जजेस जो पॉइंट था उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स आपको शुरुआत में मिलेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक्स को आप लगातार अपने लेवल पर भी पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।